नमस्कार सभी को। मैं शालिनी केवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम किसी श्रीवास्तव की बुक में अपना 5वां अध्याय लोह युगीन संस्कृतियाँ वो स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम इसमें लोह युग के बारे में बात करेंगे। भारत में लोह युग एक क्रांतिकारी अध्याय। इसे क्रांतिकारी अध्याय इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर नई नई तकनीकें हमने खोजी, एक सभ्यता के बारे में हमें यहाँ पता चलता है और इसने द्वितीय नगरीकरण को जन्म दिया। पहला नगरीकरण आपका सिंधु घाटी सभ्यता थी और द्वितीय नगरीकरण जिसने मगध साम्राज्य के उदय में योगदान दिया और यहाँ पर जो ग्रामीण सभ्यता है उससे हटकर नगरों का उदय हुआ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम ऐसे दौर की कल्पना करेंगे जब एक ऐसा समय था जब इंसान मुख्य रूप से पत्थर या फिर बहुत हद तक तांबे और कांसे के हथियार पर निर्भर था। ये काम तो आते थे, मतलब जो तांबा और कांसा है ये काम तो आते थे, पर इनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस थी, इनकी कुछ सीमाएं थी। जैसे तांबा आसानी से मुड़ जाता था और जो कांसा था वो अत्यंत कठोर होता था और इन्हें बनाना भी थोड़ा मुश्किल था और महंगा था। अचानक से फिर एक दिन एक बेहद मजबूत, ठोस और बहुतायत में मिलने वाली धातु की खोज हुई, मतलब एक लोहे की खोज हुई। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा कदम नहीं था, बल्कि यह एक जादुई छलांग जैसा था। आज हम पुरातात्विक स्रोतों, ऐतिहासिक साक्ष्यों और अपने प्राचीन साहित्य ग्रंथों के आधार पर यह समझेंगे कि कैसे एक धातु ने इंसान की रोजमर्रा के जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अब प्रश्न यह उठता है कि क्या लोहे का ज्ञान भारत में ही किसी विदेशी सभ्यता के द्वारा लाया गया या फिर प्राचीन भारतीय कारीगरों द्वारा अपना खुद का आविष्कार था। तो आज चलिए बात करते हैं। यानी कि पहले हमारा तांबा और कांसे का युग था, फिर उसके बाद हम किस में पहुंच गए, लौह युग में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कंसेकालीन थी, लेकिन उसके पतन के बाद एक और नई मजबूत धातु का उदय हुआ। लोहे के ज्ञान ने अस्त्र शस्त्र और कृषि को बदल कर रख दिया। भारत के उत्तर पूर्वी, मध्य तथा दक्षिणी भागों के 700 से भी अधिक पुरास्थलों से लोह साक्ष्य मिले हैं। यानी संपूर्ण भारत से ही हमें लोहे के साक्ष्य मिले हैं, चाहे वो उत्तर हो, पूर्व हो, मध्य भाग हो या फिर दक्षिण भाग हो। और 700 से भी ज़्यादा पुरस्थलों से हमें लोह साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, देखिएगा इधर यानी आपका नॉर्थ में और ईस्ट साउथ सब जगह से हमें, लेकिन वहाँ पर देखिएगा हमें लोह संस्कृति, अभी मैं आगे बताऊंगी आपको कि हमें क्या क्या मिला है। जैसे यहाँ से हमें चित्र धूसर मृदभांड, मालव संस्कृति, काले और लाल मृदभांड और महापाषाणिक, यानी कि ये आपके एक तरीके से मेगालिथिक कब्र वगैरह होती थी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। पहले जो आपका ये जो लोहा हुआ है, यानी लोह युग है, जो आपकी लोहे की खोज ने सिर्फ हथियार ही नहीं बदले, बल्कि उसने समाज का पूरा आर्थिक और सामाजिक ढांचा ही बदल कर रख दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्यों की। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं आपके पुरातात्विक साक्ष्य। यहाँ हम देखते हैं कि उत्तर भारत में, यानी जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत में हमें अंतर्जी खेड़ा और हस्तिनापुर इन और आलमगीरपुर और जखेड़ा, जब इनकी खुदाई की गई तो वहाँ से हमारे सामने कुछ दिलचस्प चीज़ें आई। यानी यहाँ से हमें चित्रित धूसर मृदभांड मिले। अब ये उस जमाने के एक तरीके की से डिजाइनर स्लेटी रंग के बर्तन थे। देखिएगा ये स्लेटी रंग का बर्तन है और उस पर डिजाइन भी बने हुए हैं। ठीक है, और ये इन पर क्या होता था, काले रंग की शानदार चित्रकारी होती थी। तो देखिए ब्लैक कलर की चित्रकारी है, लेकिन बर्तनों के साथ साथ हमें यहाँ से लोहे के भाले, कुल्हाड़ी, चिमटे और ये सब चीज़ें भी हमें यहाँ से मिली हैं, जो कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल वाले बर्तन थे। इनके साथ साथ धातुमल और लोहे को पिघलाने वाली भट्टी के अवशेष भी मिले हैं। मतलब यहाँ पर हमें लोहे को पिघलाने वाली भट्टी है जो, उसके अवशेष भी हमें यहाँ से मिले हैं। देखिए इस तरीके की भट्टी है, हालांकि पूर्वी भारत के बारे में है, पर इसी तरह की भट्टियों के अवशेष हमें यहाँ से भी मिले हैं। अब यहाँ पर जो अंतर्जी खेड़ा और हस्तिनापुर के लोग हैं, ये किसी दूसरी जगह से बने लोहे के जो औजार थे उनका खरीद कर इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। यानी अगर हमें भट्टी मिली है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ही लोहे को बनाने का काम होता होगा। ठीक है, यानी कि ये लोग ये क्या करते थे, ये खुद कच्चे लोहे जो कच्चा माल होता था लोहे का, यानी जो अयस्क हम जिसे कहते हैं, उस अयस्क को जलाकर नया औजार बनाना जानते थे। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये सब जो बर्तन हैं ये सब हमारे ईसा पूर्व 8वीं और 9वीं सदी के आसपास के हैं। ये हमारे चित्रधूसर मृदभांड, हमारे जो भाले, ये सब हमने कार्बन डेटिंग जो की है तो हमें ये पता चला कि ये सब 8वीं से 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। गंगा यमुना दोआब के स्थलों में लोहे के साथ साथ विशिष्ट
PGW मिलते हैं, यानी चित्र दूसरे मरभांड मिलते हैं। कार्बन डेटिंग से इस संस्कृति को 8वीं-9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रखा जाता है। हालांकि नोह जैसे स्थल 1400 ईसा पूर्व के हैं। अब यहाँ से अब लोहे को पिघलाने के लिए जो भट्टी होती थी, तो उसमें जो भट्टी होती थी उसका जो टेम्परेचर रखा जाता था, तापमान, वो लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर ले जाना पड़ता था, यानी बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर उसको ले जाना पड़ता था। मिट्टियों की भट्टियों में इतनी आग पहुंचाना और फिर उसे कई घंटों तक लगातार नियंत्रित रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग रही होगी। यानी कि ये धातु कर्म का एक बहुत ही बड़ा उन्नत स्तर हमें देखने को मिलता है। देखिएगा, कंटिन्यू 1500 डिग्री सेल्सियस तक आग को जलाते रहना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब हम देखते हैं उत्तर भारत में हमने देखा कि यहाँ पर पहले पाषाण युग था, उसके बाद ताम्र युग और उसके बाद यहाँ पर कांस्य युग आता है। ठीक है, इसमें और इसके काफ़ी समय बाद यहाँ पर लौह युग की शुरुआत होती है। इन सब में हमें कर्मिक विकास देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम दक्षिण भारत की बात करेंगे, दक्षिण भारत की कहानी बिल्कुल एकदम अलग है। यहाँ से हमें दक्षिण भारत की महापाषाणिक कब्रों, जिसे हम मेगालिथिक साइट्स भी कहते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, महापाषाणिक समाधि, यानी कि आपकी मेगालिथिक साइट्स हम जिन्हें बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, ब्रह्मगिरी, यानी ब्रह्मगिरी है और जो हल्लूर है। तो यहाँ पर ब्रह्मगिरी और हल्लूर का अध्ययन करने पर एक बहुत अजीब क्रम दिखाई देता है। वहाँ पर नवपाषाण के बाद एकदम लोह युग शुरू हो जाता है। यानी उत्तर भारत में क्या हुआ, पहले पाषाण युग, उसके बाद ताम्र, उसके बाद कांस्य और उसके बाद लोह युग आता है। लेकिन दक्षिण भारत में क्या होता है, नवपाषाण के बाद ही लोह युग की शुरुआत हो जाती है। वहाँ पर हमें कांस्य युग दिखाई नहीं देता। यहाँ सीधा पत्थरों से लोहे की तरफ छलांग लगती है। समझ गए आप, यानी पहले पत्थर और उसके बाद एकदम लोहे का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर जो हमें कब्र मिली है, इन कब्रों से काले और लाल रंग के बर्तनों के साथ साथ 33 अलग अलग प्रकार के लोह उपकरण मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिले हैं, 33 अलग अलग प्रकार के लोह उपकरण। देखिएगा, ये समाधियाँ हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसमें ग्रेनाइट की शिलाखंड है, ये कलश है, कलश के अंदर आदमी की हड्डी रखी हुई है और बहुत सारे देखिए लोहे के उपकरण भी रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, वही आपके 33 अलग अलग प्रकार के लोह उपकरण मिले हैं, जिसमें तलवार, कटार, त्रिशूल, चपटी, कुल्हाड़ी, फावड़े, ये सब शामिल हैं। ठीक है, यानी इनसे हमें ये बात पता चलती है कि जो दक्षिण भारत के कारीगर थे, उन्होंने लोहे की प्रकृति को अच्छी तरह से समझ लिया था। तो ये बात हो गई दक्षिण भारत की। अब हम चलते हैं पूर्वी भारत की तरफ। अगर हम पूर्वी भारत की तरफ जाएं तो वहाँ पर पांडु राजा टीबी, महिषादल, चिरान जैसे स्थानों की खुदाई में भी लोहे के औजार मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर यह सिद्ध करता है कि धातु को बाहर से नहीं मंगाया गया, बल्कि स्थानीय रूप से गलाया जाता था। देखिए, ये भट्टी है, देखिए इसमें कितना हाई टेम्परेचर यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर ये धोंकनी, धोंकनी का मतलब होता है इसमें मतलब कंटिन्यू हम इस एक तरीके से इसमें हवा पंप करते रहते थे। ठीक है, और हवा पंप करके ही यहाँ पर आग को हम सुलगाते थे और धीरे 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 हम उसमें लोहे को पकाते थे। ठीक है, तो इन्होंने, अब देखिएगा मध्य भारत में भी अगर हम चलें तो एक सेकेंड देखिए, मध्य भारत में है मालवा की ताम्रपाषाणिक जड़ें। अगर हम मध्य भारत की साइड चलें तो यहाँ पर एरन, नागदा जैसे स्थलों पर भी ईसा पूर्व 700 से 1500 बीच में लोह साक्ष्य मिलते हैं। 700 से 1500 ईस्वी के बीच के हमें यहाँ पर लोह साक्ष्य देखने को मिलते हैं। कार्बन एरन की अगर कार्बन डेटिंग करें तो हमें ईसा पूर्व 1300 ईस्वी तक की बातें पता लगती हैं। ऐसा लगता है कि लोहे का ज्ञान पूरे क्षेत्र में एक साथ फैल रहा था, यानी पूर्वी भारत में भी, मध्य भारत में, दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में। ठीक है, जब कोई तकनीक इतने विशाल पैमाने पर इतने बड़े भूभाग में फैलती है तो उसके मूल स्रोत को लेकर बहस होना स्वाभाविक है। यानी कि मूल स्रोत को लेकर मतलब लोहे की उत्पत्ति हुई कहाँ। ठीक है, अब लोहे की उत्पत्ति भारत में हुई या कहीं बाहर से हमने इस तकनीक को लेकर के आए। अब दशकों तक क्या हुआ कि विद्वानों में यही विवाद चलता रहा कि यह भारत में जो तकनीक है, ये जो टेक्निक है भारत में, ये आई कहाँ से। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि कई सालों से यह माना जाता था कि, एक सेकेंड देखिएगा, अब क्या हुआ था कि बहुत सालों से यह माना जा रहा था कि मध्य एशिया, देखिएगा मध्य एशिया में एक हिती या फिर हिटाइट जाति है, उसको लोहे का ज्ञान सबसे पहले हुआ है ना। और उसने फिर क्या किया, इस लोहे को के ज्ञान को ही पूरी दुनिया में फिर उसने इधर उधर लोहे के ज्ञान का प्रसार किया।
यह माना जाता था कि हिती जाति का लोहे के ज्ञान में एकाधिकार था और ईसा पूर्व 1800 से 1200 के बीच में एशिया माइनर में शासन करने वाले हित्तियों ने ही सबसे पहले लोहे का इस्तेमाल किया। और जब उनका शासन टूटा, यानी हित्तियों का शासन फिर क्या हो गया था, टूट गया था, तो फिर उन्होंने क्या किया कि पूरी दुनिया में जो उनके फिर कारीगर थे, हित्ती जनजाति के जो कारीगर थे, वो पूरी दुनिया में इधर उधर फैल गए और उन्होंने पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रसार, लोहे के ज्ञान का प्रसार किया। लोहे के ज्ञान को उन्होंने फैलाया पूरी दुनिया में, ये अब तक माना जाता था। ठीक है। लेकिन अब जो भारत में लोहे के जो प्रचलन है, अब ये पहले तो ये मान रहे हैं सभी विदेशी कि शायद भारत में भी ईरानी या फिर हक्का मानी शासकों ने यहाँ पर लोहे का प्रसार किया, यानी जो सिकंदर हैं उनके साथ भी जो यूनानी आए हैं तो उन्होंने भारत में लोहे का प्रचलन शुरू किया। इन पुरानी धारणाओं के पीछे पूर्वाग्रह यह भी था कि भारतीय समाज है वो इतना उन्नत नहीं है कि वो लोहे की खोज कर सके। अगर हम आलोचनात्मक तरीके से सोचें तो क्या व्यापार के जरिए और घुमंतु जीवन के जरिए वो तकनीक मध्य एशिया से भारत में पहुंची होगी। लेकिन अगर हम यूनानी साहित्य को ही पढ़ें तो यूनानी साहित्य में इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि सिकंदर के भारत में आने से पहले ही भारतवासियों को लोहे का गहरा ज्ञान था। मतलब जो लोग बोल रहे थे कि यूनानी जो लोग हैं वो भारत में लोहा लेकर के आए, वो खुद ही यूनानी ग्रंथों को अध्ययन नहीं कर रहे थे। यूनानी इतिहासकार जो थे वो तो खुद ही यह मानते थे कि भारतीय कारीगर जो थे वो लोहे के जो उपकरण थे उनका निर्माण करने में बेहद कुशल थे। भारतीय लोहे की गुणवत्ता सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। अब यूनानियों का भारत में लोहा लाने का ये जो सिद्धांत है ये तो अपने आप ही खारिज हो चुका है। ठीक है। और अब यह माना जाता है कि भारत में जो लोहे की तकनीक है उसका विकास स्वतंत्र रूप से हुआ। लेकिन अब हम कैसे माने कि भारत में ही हुआ है उसका, तो उसके लिए हमारे पास में साक्ष्य हैं। अब हमारे पास में पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, हमारे पास साहित्यिक प्रमाण भी हैं और हमारे पास जो उसके तकनीकी विकास जो हुआ उसके प्रमाण भी हैं। ठीक है। तो अब हम देखें कि पुरातात्विक साक्ष्य क्या कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं नोहो, जो कि आपका राजस्थान में पड़ता है, नोहो और आहड़ की बात करें तो वहाँ की खुदाई से हमें जब वहाँ से खुदाई की गई, पुरातात्विक खुदाई की गई, तो काले और लाल मृदभांडों के साथ साथ लोहे के जो साक्ष्य मिले हैं उनकी संभावित तिथि ईसा पूर्व 1400 से लेकर के 1500 ईस्वी के लगभग तय की गई है। और उत्तर भारत के कुछ इलाकों जैसे राजा नल का टीला और मल्हार में भी लोहे की प्राचीनता ईसा पूर्व 1500 के आसपास ही है या फिर उससे भी कुछ पीछे तक हट जाती है। यानी कि ये जो समय काल है ये जो 1400 से लेकर के 1500 तक का, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि यह वह समय है जब हित्तियों का साम्राज्य एशिया में अपने चरम पर था और ऐसा माना जाता था कि लोहे पर सिर्फ उनका अधिकार है। इनका सीधा सा मतलब यह था कि मध्य एशिया में हित्ती लोहे का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक उसी समय भारत के अलग अलग हिस्सों में भी कारीगर स्वतंत्र रूप से लोहे को पिघला रहे थे। यानी कि हमारे यहाँ पे भी उसी टाइम पे लोहे की टेक्निक का डेवलपमेंट हो रहा था। ठीक है। मतलब कि यह हमारे भारत वाले हैं जो इन्होंने ये तकनीक है जो लोहे बनाने की, ये कोई उधार ली गई तकनीक नहीं थी, बल्कि इन्होंने अपने आप ही उस तकनीक का आविष्कार किया था। और इसके पीछे एक बहुत ही ठोस और तार्किक कारण यह भी है कि हमारे जो प्राचीन कारीगर हैं वो कोई नौसिखिए नहीं थे, वो अपने आप में ही एक एक्सपर्ट थे। भारत में देखिए अब कच्चे लोहे की भी कोई कमी नहीं थी। ठीक है। अगर हम उत्तर भारत में जो मांडी और हिमाचल के नारनौल में देखें तो वहां हमें कच्चे लोहे के बहुत ज्यादा भंडार मिलते हैं। यानी कि हम वहां से कच्चे लोहे को निकाल करके और फिर तब हम उससे बना सकते हैं। ठीक है। अब हम एक देखिएगा, हम बात करते हैं, अगर एक सेकंड रुकिएगा, सेकंड, अगर ये जनजाति के बारे में बात हम करते हैं। ठीक है। हाँ। तो अगर हम देखिएगा मतलब अगर इतिहास में जो हमारे मध्य प्रदेश में एक अगरिया जनजाति पड़ती थी, ठीक है, उसका विशेष रूप से हमारे इतिहास में उल्लेख किया गया है। क्योंकि वो अगर हम आज के टाइम में भी बात करें तो वो आज के समय में भी परंपरागत तरीके से ही कच्चा लोहा तैयार करते हैं। यानी ये लोग जंगलों में जाते हैं, ठीक है, जंगलों में घूमते फिरते हैं, वहां पर ये लोहे के अयस्क वाले पत्थरों को खोजते हैं और फिर मिट्टी की छोटी छोटी भट्टी बनाते हैं। पहले ये गए जंगलों में, वहां से इन्होंने जो लोहे हैं उनके अयस्क को खोजा, फिर इन्होंने क्या कर किया, ये फिर एक मिट्टी की छोटी छोटी भट्टियां बनाते हैं। उन भट्टियों के अंदर ये क्या करते हैं
कि पत्थर और कोयला डालते हैं, ठीक है, पत्थर और कोयला डालते हैं और आग को तेज करने के लिए वो इसे 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा देते हैं, यानी कि उसको जो वहाँ उसका टेम्परेचर है 1500 डिग्री सेल्सियस तक रखेंगे। वे पैरों से चलने वाली धूपनी का इस्तेमाल करते हैं। वे घंटों तक पैरों से हवा पंप करते रहते हैं ताकि भट्टी भभकती रहे। और अंत में देखिएगा आप कितनी वो मेहनत करते हैं, ठीक है। और अंत में क्या करते हैं, जो भट्टी होती है उसे तोड़ करके वो लाल गरम जो लोहा होता है उसको उसका टुकड़ा निकाल लेते हैं और उसे पीट पीट कर फिर अपने रोजमर्रा के हथियार और बर्तन तैयार करते हैं, ठीक है। यह तकनीक वो पीढ़ी दर पीढ़ी इसको में जिंदा रख रहे हैं। यानी अगर हम देखें जो अगरिया जनजाति है वो हमारे इतिहास का एक जीवन संग्रहालय है, ठीक है। तो ये जो है आपकी अगरिया जनजाति वो आज भी प्राचीन तरीके से ही हमारा लोहे के हथियार बना रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अपने जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं वो हमें क्या बताते हैं, तो प्राचीन ग्रंथों में अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो उसमें एक वरम शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक है। यानी कि वरम का मतलब होता है एक तरीके का कवच, यानी तीर और भालों की मार से बचने के लिए जो कवच पहना जाता था वो उसको हम वरम कहते हैं। यानी कि अब हमें पता चलता है वरम से मतलब होता है वो जो कवच है वो लोहे का ही बना हुआ है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ऋग्वेद काल से ही हमारे भारतीयों को लोहे का ज्ञान था। अब ऋग्वेद काल की एक और कहानी फेमस है भाई। उसमें क्या हुआ है कि एक गालव नाम का ऋषि हुआ करते थे, ठीक है। और उनके ही समय में एक दस राजा के युद्ध का जिक्र आता है। ये बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ था। इसमें जो ऋषि गालव थे उन्होंने पांचाल नरेश था दिवोदास, उसकी मदद की थी। उन्होंने दिव्योदास को लोहे की तलवार दी थी। उन्होंने उनको लोहे की तलवार दी, तो देखिए इससे ही हमें पता चल जाता है यहाँ पर लोहे की इम्पोर्टेंस का, यानी कि लोहे की तलवार उस समय बनने लगी थी। और एक और प्रसंग आता है जहाँ पर एक कन्नौज के राजा हैं जिन्होंने अपने बच्चे का नाम जो था राजा अष्टक थे, वहाँ पे कन्नौज के राजा थे अष्टक, उन्होंने अपना जो बेटा था उसका नाम ही लोही रख दिया था उन्होंने। यानी कि उस समय समाज में लोहे की कितनी इंपॉर्टेंस थी कि वो अपने बच्चे का नाम ही लोही रख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जब हम एक सेकेंड फिर उसके बाद में हम ऋग्वेद से अथर्ववेद की तरफ अगर हम चलते हैं और उत्तर वैदिक ग्रंथों की ओर आते हैं तो हमें लोहे का और भी अधिक स्पष्ट उल्लेख मिलने लगता है। अथर्ववेद और वासनी संहिता में श्यामयस और लौह अयस्क जैसे शब्दों का हमें प्रयोग देखने को मिलता है। श्यामयस से तात्पर्य है लोहा और लौह अयस्क से तात्पर्य है तांबा। यानी अब स्पष्ट होता है कि लोग धातु के अंतर को अच्छी तरह समझने लगे थे। अब भगवानपुरा जैसे स्थल पर भी हमें चित्रदूसर मदभांड मिले हैं जो ऋग्वेद काल के अंत के या फिर उसके बाद के समय के रहे होंगे। वहां भी हमें लोहे की उपस्थिति का पता चलता है। साहित्य में भी देखा हमने। एक सेकेंड, चलिए एक सेकेंड रुक जाइए, आज की वीडियो में इतना ही। लैपटॉप की बैटरी डाउन हो रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच।